अच्छा, हमने पहले ग्लाकोमा से पहले इसके मैकेनिज्म्स की बात की थी ना, कि किस तरह इसमें डैमेजेस होते हैं, ठीक है, किस तरह कपिंग होती है हमारे पास, किस तरह ऑप्टिक विजुअल फील्ड इफेक्ट्स होते हैं, ठीक है। और वो थ्योरीज भी हमने पढ़े थे, जिन थ्योरीज की वजह से हमारे रेटिना के डिफेक्ट्स आते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हमने प्राइमरी ओपन एंगल ग्लाकोमा पढ़ा, फिर उसके बाद हमने प्राइमरी एंगल क्लोजर ग्लाकोमा पढ़ा, ठीक है। आज हम सेकेंडरी ग्लाकोमा की बात करेंगे। तो सेकेंडरी ग्लाकोमा का मतलब ये है कि सेकेंडरी ग्लाकोमा में नॉर्मली आपका हो सकता है कि आपका एंगल जो है वो ओपन हो, ठीक है। नॉर्मली एंगल क्लोज नहीं होता सेकेंडरी ग्लाकोमा में, ठीक है। नॉर्मली एंगल क्लोज नहीं होता, नॉर्मली नहीं होता, लेकिन कोई सेकेंडरी फैक्टर होता है जिसकी वजह से आपका एंगल क्लोज हो जाता है, ठीक है, या आपका एंगल ओपन होके भी आपका इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ जाता है, ठीक है। ये आपकी आई है, ठीक है, ये आपकी आई है, ये आपका आयरस है, ठीक है, और ये जो है ये आपका एंगल है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे हम कहते हैं कि हमारे पास ये लेंस है, ठीक है। तो ये जो हमारे पास नॉर्मल एक स्ट्रक्चर है, सेकेंडरी ग्लाकोमा में कोई सेकेंडरी फैक्टर होता है जिसकी वजह से एंगल क्लोज हो जाता है। अगर मैं इसको थोड़ा सा एक्सेजरेट करूं तो यहाँ पे हम कहते हैं कि हमारे पास ट्रेबेकुलर मेशवर्क है, ठीक है। अब इसमें हम कॉर्निया से शुरू होते हैं कि कॉर्निया से फिर हम पोस्टीरियरली जाएंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से हमारे पास सेकेंडरी ग्लाकोमा होता है या इंट्राओकुलर प्रेशर इंक्रीज होता है। तो पहले हम बात करते हैं हमारे पास अल्सर्स की। कॉर्नियल अल्सर, ठीक है, और कॉर्नियल अल्सर में एक होता है परफोरेटेड, एक होता है नॉन परफोरेटेड, ठीक है। अब परफोरेटेड और नॉन परफोरेटेड में क्या फर्क है? नॉन परफोरेटेड कॉर्नियल अल्सर में हमारे पास पूरी कॉर्निया की जो थिकनेस है, अल्सर ने अभी उस सारे थिकनेस को डैमेज नहीं किया, ठीक है। यहाँ पे आपका एंडोथेलियम जो है वो इंटैक्ट है, या हो सकता है कि यहाँ पे हो। तो नॉन परफोरेटेड कॉर्नियल अल्सर में हमारे पास जितने भी फैक्टर्स होते हैं, बेसिकली वहां पे एक्सुडेट्स हमारे यहाँ पे एंगल को बंद कर देते हैं, ठीक है। और जब एक्सुडेट्स आ जाते हैं, एक बात याद रखें कि जब इन्फ्लेमेशन होती है ना, तो इन्फ्लेमेशन ऐसे होती है जैसे किसी कंट्री में टेररिज्म शुरू हो जाती है, वो बाउंड्रीज को नहीं देखती, ठीक है, वो किसी खास लिमिट को नहीं देखती, जहां तक हो सकती है वो चली जाती है। तो यहाँ पे हमारे पास एक्सुडेट्स आते हैं। आपने अगर इन्फ्लेमेटरी प्रोसेसेस पढ़े हो तो इन्फ्लेमेटरी प्रोसेसेस में डिफरेंट सेल्स होते हैं, ठीक है, लिम्फोसाइट्स होते हैं, मैक्रोफेजेस होते हैं, सब चीजें होती हैं, ठीक है। यहाँ पे नॉन परफोरेटेड कॉर्नियल अल्सर की वजह से एक्सुडेट्स हमारे एंगल में आते हैं और सेकेंडरीली ये जो है ब्लॉक करते हैं एंगल को, ठीक है। नॉर्मली एंगल ओपन था। ये बेसिकली सेकेंडरी ग्लाकोमा के छोटे छोटे डिफिनेशन है। अब सेकेंडरी ग्लाकोमा की जो ट्रीटमेंट है, याद रखें कि आपने तो इसमें आईयूपी सब चीजों का ख्याल रखना है, लेकिन आपने वो फैक्टर रिमूव करना है जिसकी वजह से ये एंगल ब्लॉक हुआ है, ठीक है ना। ठीक है। अब इसमें ये हमारे पास एक नॉन परफोरेटेड है और एक जो है ये परफोरेटेड है। तो परफोरेटेड में हमारे पास क्या होता है? परफोरेटेड कॉर्नियल अल्सर में हमारे पास
कॉर्निया की जो पूरी थिकनेस होती है इसमें परफोरेशन होती है, ठीक है। और परफोरेटेड कॉर्नियल अल्सर में ज्यादातर चांसेस ये हैं कि जब ये परफोरेट हो जाता है तो ये कॉर्निया और जो आयरस है ये फ्यूज्ड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। और इसके फ्यूजन को हम साइनिकी कहते हैं, और इसके फ्यूजन को हम इंटीरियर साइनिकी कहते हैं। अगर ये आयरस लेंस के साथ फ्यूज हो जाए इसको हम पोस्टीरियर साइनिकी कहते हैं, ठीक है। कॉर्निया का आयरस के साथ इंटीरियर साइनिकी, ठीक है। अब यहाँ पे जब ये साइनिकी हो गया तो यहाँ पे आपका आयरस आ गया और यहाँ पे आपकी कॉर्निया आ गई, तो एंगल बंद हो गया, ठीक है। तो इंटीरियर साइनिकी में ज्यादातर एंगल बंद होते हैं, पोस्टीरियर में भी उसी तरह होते हैं, ठीक है। सर पोस्टीरियर में आई और लेंस फ्यूज होंगे सर, आयरस प्लस लेंस, ठीक है। सर तो पोस्टीरियर में तो आयरस क्या असर पड़ता है एंगल पे जी? अगर पोस्टीरियर हो जाए सर तो एंगल पे किस तरह असर पड़ता है? एंगल पे नहीं असर पड़ता। हमने एंगल क्लोजर की बात की थी प्राइमरी, तो एंगल क्लोजर में जब ये साइनिकी इसके साथ अटैच हो जाता है तो यहाँ पे आपका आयरस पे प्रेशर बढ़ता है, आयरस बॉम्ब बन जाता है, और जब आयरस बॉम्ब बने तो मैकेनिकली आपका एंगल ब्लॉक हो जाता है क्योंकि आयरस अपने पोजीशन से आगे चला जाता है, ठीक है। इसी वजह से पोस्टीरियर साइनिकी में ऐसे आपका एंगल ब्लॉक होता है, ठीक है। पोस्टीरियर साइनिकी हो जाए तो एक्वियस फ्लो की प्रोडक्शन होगी, लेकिन प्रोडक्शन होगी वो लेकिन जो रिलेटिव प्यूपिलरी ब्लॉक होगा, जो साइनिकी की वजह से उसमें भी प्रेशर बढ़ सकता है, बिल्कुल। तो आयरस बॉम्ब हो सकता आयरस बॉम्ब होगा, है, ठीक है। फॉरवर्ड साइड पे। ये जो स्ट्रक्चर है ना, जिस तरह मैं एग्जैजरेटेड बनाता हूँ, ये है नहीं वैसे इस तरह, ठीक है। ये बहुत डेलिकेट स्ट्रक्चर्स हैं, इनमें बहुत कम फर्क है। यहाँ पे ये सारे बिल्कुल नजदीक स्ट्रक्चर्स है, अगर ये अपने पोजीशन से आगे जाते हैं तो एंगल को ब्लॉक करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद फिर हम आते हैं इन्फ्लेमेटरी ग्लाकोमा। इन्फ्लेमेटरी ग्लाकोमा में हमारे पास है समझ आ रही है ना? इन्फ्लेमेटरी ग्लाकोमा में हमारे पास एक इन्फ्लेमेशन है, नॉर्मली कॉमन इन्फ्लेमेशन ऑफ द यूवियल ट्रैक्ट, जिसको हम कहते हैं इरिडोसाइक्लाइटिस, ठीक है। एंड इरिडोसाइक्लाइटिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ आइरिस प्लस इंटीरियर पार्ट ऑफ द सेलरी बॉडी, ठीक है। ये आपका आइरिस, ये आपका सेलरी बॉडी है, ठीक है। इरिडोसाइक्लाइटिस में आइरिस प्लस सेलरी बॉडी की इन्फ्लेमेशन होती है, ठीक है। और यूवियल ट्रैक्ट की इन्फ्लेमेशन में ये सबसे मोस्ट कॉमन इन्फ्लेमेशन है, ठीक है। अब आपका आइरिस जो है इसकी इन्फ्लेमेशन हो गई, तो इन्फ्लेमेशन में हम कहते हैं कि आइरिस में आपके ब्लड वेसल्स हैं, तो जब ब्लड वेसल्स डायलेट होंगे इन्फ्लेमेशन में तो ब्लड वेसल से डिफरेंट चीजें निकलेंगी, कंटेंट्स निकलेंगे, ठीक है। और वो जो चीजें निकलेंगी तो वो चीजें इस एंगल में आके फंस जाएगी, ठीक है। और इरिडोसाइक्लाइटिस में ये भी हो सकते हैं क्योंकि ये जो आइरिस है यहाँ पे आपका एंगल, इसके साथ रेडिकुलर मेशर की इन्फ्लेमेशन भी हो सकती है, ठीक है। तो इरिडोसाइक्लाइटिस में यहाँ पे आपका प्रेशर राइज होगा, यहाँ पे डिफरेंट प्रोटीन्स फ्रॉम द इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस, ठीक है, डिफरेंट प्रोडक्ट्स वो यहाँ पे जमा हो रहे हैं, ठीक है। इसीलिए ये इस एंगल को ब्लॉक करते हैं, ठीक है। ये इस तरह का कोई पाइप नहीं है जिसमें हर तरह का कचरा जा सकता है, ये फिल्ट्रेशन पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पे ये चीजें फंस जाएंगे, और अगर फंसेंगे भी नहीं तो यहाँ पे स्लोली अगर ये स्लोली भी पास हो सकते हैं तो यहाँ पे स्लोली आईयूपी रेज होगा, ठीक है ना। तो इरिडोसाइक्लाइटिस में भी आपके इन्फ्लेमेशन एंगल जो है ये बंद हो सकता है, ठीक है। ये चीजें जो है ना ये इसीलिए हैं, ये कैटेगरीज, ताकि जब आपके पास पेशेंट आ जाए और आपने देखा कोई उसको इंटीरियर यूवियाइटिस है या उनको इरिडोसाइक्लाइटिस है तो आपके माइंड में ये भी आ सकता है कि इसको ग्लाकोमा डेवलप ना हो,
इसकी प्रेशर आप चेक करेंगे, ठीक है ना। अब इसमें हमारे पास एक दूसरा टाइप है जिसको हम कहते हैं पिगमेंटरी ग्लाकोमा। बेसिकली ये बुक में छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, ठीक है, और ये सारे किसी पेशेंट्स में इनमें से कोई भी आ सकता है किसी पेशेंट में, ठीक है। एक है उसमें पिगमेंटरी ग्लाकोमा। अब चूंकि आप एंगल को अच्छे से समझ गए हैं ना, एंगल की एनाटॉमी को समझ गए हैं, अब आपको समझ आएगा जो यहाँ मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास आयरस जो है, हम कहते हैं कि आयरस इज द पिगमेंटरी पार्ट ऑफ द आई, ठीक है। कुछ लोगों का ब्राउन, किसी का क्या कहते हैं ब्लू, किसी का ग्रीन, किसी का ब्लैक, ठीक है। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा, मैं स्क्लीरा को ऐसे बनाऊं और ये आपका कॉर्निया है और यहाँ पे आपका फिर ये आयरस के साथ बनता है, ये आपका एंगल है, ठीक है। तो आयरस में आपके पिगमेंट्स होते हैं और आयरस से पिगमेंट रिलीज होते हैं, ऐसे नहीं, नॉर्मली नहीं होते। आयरस से कभी नॉर्मली पिगमेंट रिलीज नहीं होते, ठीक है, लेकिन इन्फ्लेमेटरी कंडीशन में या अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस या किसी भी रेडिएशंस की वजह से, लेजर की वजह से, ठीक है, या ग्लोकोमा की सर्जरी में अगर लेजर की से एरोडोटमी करते हैं, ठीक है, तो डिफरेंट वजह से आपके यहाँ पे पिगमेंट्स जो है वो कम्युलेट हो सकते हैं। और अगर पिगमेंट कम्युलेटेड है तो यहाँ पे इसको हम पिगमेंटरी ग्लाकोमा करेंगे, ठीक है। ये सारे सेकेंडरी फैक्टर्स हैं। नॉर्मल एंगल तो ठीक है ना, आईयूपी का प्रोडक्शन भी ठीक है, ठीक है, इसको हम पिगमेंटरी ग्लाकोमा कहते हैं। अब इसमें कुछ केसेस हैं जो कॉमन है और कुछ ऐसे हैं जो मतलब कम होते हैं। बहुत से कम पेशेंट में आपको वो नजर आएगा कि ये मतलब इस पेशेंट में आपके एक्सपीरियंस के साथ, ठीक है। अच्छा, अब आपने एक दूसरा कॉमन केस सुना होगा जिसको हम कहते हैं रोबियोसिस आयराइडस। मैंने आपसे बात की थी कि अगर हमारे पास रेटिना में कोई पार्ट जो है वो इस्कीमिक हो गया, ठीक है, या आपका यहाँ पे अगर कोई पार्ट इस्कीमिक हो गया, इस्कीमिया का मतलब यह है कि वहाँ पे ब्लड सप्लाई नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मोस्ट कॉमन इस्कीमिया ऑफ द रेटिना इज फ्रॉम सेंट्रल रेटिनल वेन ओक्लूजन, ठीक है, या दूसरा जो पार्ट है ब्रांच रेटिनल वेन ओक्लूजन, या तीसरा जो कॉमन है डायबिटिक रेटिनोपैथी, ठीक है। ये कॉमन फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से रेटिनल इस्कीमिया होता है। तो अगर यहाँ पे आपका रेटिना जो है इसका इस्कीमिया हुआ है और इसको ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही, तो यहाँ से ग्रोथ फैक्टर्स रिलीज होते हैं और एक ग्रोथ फैक्टर इन द रिस्पॉन्स ऑफ ब्रेन, ठीक है, ग्रोथ फैक्टर रिलीज होते हैं और उसके रिस्पॉन्स में फिर आपकी न्यू वस्कुलराइजेशन रेटिना में होती है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू ब्लड वेसल्स, ठीक है। और जब न्यू ब्लड वेसल्स बनेंगे तो न्यू ब्लड वेसल्स उन ब्लड वेसल्स की तरह नॉर्मल नहीं होते, ठीक है, ये बहुत कमजोर ब्लड वेसल्स होते हैं। लेकिन यहाँ पे हम कहते हैं कि यहाँ पे कोराइड की जो सारी ब्लड सप्लाई है वो यहाँ आयरस तक आई है, ठीक है। तो जब यहाँ पे आपके न्यू वस्कुलराइजेशन बनेंगे तो इसी रिस्पॉन्स में आपके आयरस पे भी न्यू वस्कुलराइजेशन बनेंगे, न्यू वेसल्स बनेंगे, और वो जो न्यू वेसल्स हैं वो आपके यहाँ पे एक रूट ऑफ द आयरस पे भी बन सकते हैं, इसीलिए रूट ऑफ द आयरस पे आपका ट्रेबेकुलर मेश वर्क है, ठीक है। तो ये वेसल्स जो हैं ये आपके एंगल को ब्लॉक कर सकते हैं, या इन वेसल से जो आपके प्रोटीन्स और डिफरेंट चीजें लीक होती हैं इनकी वजह से भी आपका एंगल ब्लॉक हो सकता है, डायबिटीज की वजह से, ठीक है। सो डायबिटीज इज अ स्टिमुलस, लेकिन रिस्पॉन्स में क्या होता है, न्यू वस्कुलराइजेशन इज द एडवांस स्टेज, इज द सीवियर स्टेज ऑफ डायबिटिक रेटिनोपैथी, मतलब इट
leads to ठीक है। glaucoma. तो कुछ ऐसे पेशेंट्स हैं जिनमें न्यू वेस्कुलराइजेशन बनते हैं ना, तो उनके आयरस पे भी न्यू वेस्कुलराइजेशन होती है, न्यू वेसल्स बनते हैं, और वो न्यू वेसल्स जो है वो इसको ब्लॉक करते हैं, ठीक है। अब और इस न्यू वेस्कुलराइजेशन के बनने को हम रोबियोसिस थायराइड्स कहते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये आपके न्यू ब्लड वेसल्स के, अब देखें ये आपका एक ड्रेनेज सिस्टम है ना, तो कोई भी ऐसा फैक्टर जो इस ड्रेनेज सिस्टम को इफेक्ट करता है, उस फैक्टर सेकेंडरी ग्लाकोमा में हम उस फैक्टर को नाम देते हैं कि इस वजह से ग्लाकोमा है, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गई? ये सारे फैक्टर्स थे, कॉर्नियल अल्सर, इन्फ्लेमेटरी कंडीशन, ये फैक्टर है, देखो एक पेशेंट है उसमें कॉर्नियल अल्सर, ठीक है। तो कॉर्नियल अल्सर में फॉर एग्जांपल वो परफोरेटेड कॉर्नियल अल्सर है। परफोरेटेड कॉर्नियल अल्सर में क्या होता है, कॉर्निया में जब परफोरेशन होती है ना, तो इसके जो ये ऐसा हो जाते हैं जैसे ये श्रिंक हो गया, ठीक है। तो इसका ज्यादा चांसेस आयरस के साथ अटैच होने के होते हैं, ठीक है। और जब ये अटैच होता है तो एंगल को डिस्टर्ब करता है नॉर्मली, ठीक है ना। अब हमने बात की थी कि हमारे पास एंगल 360 डिग्री पे है, लेकिन कॉर्निया भी 360 डिग्री पे है। तो इन 360 डिग्री में ये हो सकते हैं 180 डिग्री को पूरा ब्लॉक करें, ठीक है ना, या हो सकते हैं पूरा ब्लॉक करें, ठीक है, साइनिकी की वजह से। तो इस वजह से आपका एंगल जो है ये बंद होता है, और ये ऐसा नहीं है कि 50% अगर ब्लॉक करे तो आईपी राइज होगा, 40% करे तो नहीं होगा, ऐसा नहीं। हो सकता है छोटे से पॉइंट को ब्लॉक करे और आईपी राइज हो जाए, छोटे से भी हो सकता है, ठीक है। ये भी हो सकता है कि पूरे 30, 40, 50 डिग्री तक ब्लॉक हो जाए, क्योंकि आपके बाकी ड्रेनेज सिस्टम में आईपी ड्रेन होती हो, ठीक है। अच्छा, अब इसमें आगे हम आते हैं लेंस इंड्यूस्ड ग्लाकोमा। लेंस की वजह से जो डिफरेंट फैक्टर्स हैं उसकी वजह से जो ग्लाकोमा होता है, ठीक है, उसको हम लेंस इंड्यूस्ड ग्लाकोमा कहते हैं, ठीक है। तो उसमें पहले हमारे पास आता है फेकोमार्फिक ग्लाकोमा। आपकी बुक में ये सारे टॉपिक्स हैं, बस मैं आपको सिर्फ ये समझा रहा हूँ, ठीक है ना। लेंस की वजह से जो है उसमें पहले हमारे पास आता है फेकोमार्फिक ग्लाकोमा। आपने मेटामॉर्फोसिस का वर्ड सुना? मेटामॉर्फोसिस का क्या मतलब है? मेटा मतलब डिफरेंट, मॉर्फोसिस मतलब स्ट्रक्चर, डिफरेंट शेप, डेवलपमेंट ऑफ कुछ इंसेक्ट्स की जो डेवलपमेंट होती है, तो उस डेवलपमेंट के फेजेस में उसका शेप चेंज होता रहता है, और फाइनल जो शेप होता है तो वो उसका इस कंडीशन को या इस फिनोमिना को जिसमें उनके सारे शेप्स डिफरेंट होते जाते हैं, इसको हम मेटामॉर्फोसिस कहते हैं, ठीक है। तो मार्फ जो है ये बेसिकली शेप को कहते हैं। तो फेकोमार्फिक ग्लाकोमा, फेको कहते हैं लेंस को, ए फेकिया मतलब लेंस नहीं है, सोडोफेकिया मतलब लेंस टाइप कोई लेंस, नेचुरल लेंस की तरह कोई लेंस, ठीक है ना। तो फेकोमार्फिक ग्लाकोमा का मतलब ये है कि यहाँ पे आपके लेंस का शेप चेंज होता है, और हम कहते हैं कि एज के साथ लेंस जो है ये थिक होता जाता है, ठीक है। और जब ये थिक होता है ये टफ भी होता जाता है। तो जब ये टफ होता है हम कहते हैं कि यहाँ पे हमारे पास सेलरी मसल्स हैं, और वो सेलरी मसल्स एकोमोडेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो जब यहाँ पे लेंस बहुत थिक हो गया तो ये लेंस जो है ये ऐसे बन जाता है, ठीक है। तो ये जो है इस आइरिस रूट और सेलरी मसल्स पे प्रेशर अप्लाई करता है, ठीक है। तो इस वजह से ये जो ये पार्ट है ये आगे आता है और ये आपके एंगल को क्लोज करता है, ठीक है। इसीलिए इसको हम फेकोमार्फिक ग्लाकोमा कहते हैं। Phaco mean lens and morphic mean shape, so the shape of the lens is changed, और वो जो चेंजिंग है वो आपके एंगल को ब्लॉक करता है, ठीक है।
अब इन सारी चीजों के ट्रीटमेंट जो है वो डिफरेंट है। आपके कॉर्नियल अल्सर की वजह से आपका ग्लाकोमा है, तो आपने तो ग्लाकोमा की ट्रीटमेंट देनी, लेकिन पहले आपने इस अल्सर को ट्रीट करना है, ठीक है। अगर आपके पास ये फेकोमार्फिक ग्लाकोमा है और ये इस प्रेशर को बढ़ा रहा है, तो आपने इसकी कैटरेक्ट सर्जरी करनी है, ठीक है ना। बाकी यहाँ पे आपका एरिडोसाइक्लाइटिस है, जिसको हम इंटीरियर यूवियाइटिस कहते हैं, तो उसकी ट्रीटमेंट आपने करनी है, ठीक है। यूवियाइटिस में आपके क्या साइन सिम्टम्स होते हैं? यूवियाइटिस में एक पेशेंट को बहुत पेन भी होता है, उसको फोटोफोबिया भी होता है, और अगर आप उसको स्लिट लैम्प से चेक करें और अगर आप कॉनिकल बीम बनाएं और 1 to 5 mm का बीम अगर आप बनाएं, तो उसमें आपको फ्लोटिंग सेल्स नजर आएंगे या फ्लेयर्स, ठीक है। तो यूवियाइटिस में जो है बेसिकली यूवियाइटिस में आपके एसी में सेल्स होते हैं, इन्फ्लेमेटरी सेल्स होते हैं, तो ये इन्फ्लेमेटरी सेल्स भी इसको ब्लॉक कर सकता है, ठीक है ना। तो आपने यूवियाइटिस की ट्रीटमेंट करनी है। अगर यूवियाइटिस ट्रीट हो गया तो आपका जो फैक्टर था सेकेंडरी वो खत्म हो गया, अब आपका प्रेशर नॉर्मल हो सकता है। एट द एक्सपेंस अगर यहाँ पे इसने रेटिना पे वो डैमेजेस नहीं किए जो परमानेंट है, जो ग्लाकोमा के डैमेजेस है, ठीक है ना। तो ये आपका अच्छा, इसमें फेकोमार्फिक, फेकोलिटिक और मैं यहाँ पे ये टॉपिक्स के नाम इसलिए लिखता हूँ क्योंकि जब मैं एक लेक्चर में घुस जाता हूँ फिर मुझसे 2-3 टॉपिक्स भूल जाते हैं, ठीक है। तो इसमें एक हमारे पास आता है फेकोमार्फिक के बाद फेकोलिटिक, और लिटिक या लाइसिस मीन बर्स्ट, स्प्लिटिंग, ब्रेकडाउन, ठीक है। तो इसमें आपका क्या होता है, यहाँ पे अगर प्रिंसिपल का कैमरा हो ना और वो कैमरे को बोर्ड पे जूम करे तो वो कहेंगे पिछले 3 महीनों से यही डायग्राम बनता जा रहा है, यही डायग्राम सिखाया जा रहा है, ठीक है ना। वो क्या कह रहे थे? ओ भाई, अच्छा, तो वही तो आपने ये आपका लेंस है, ठीक है। असल में हम इस आई के गिर्द घूमेंगे, ठीक है। हमने किसी उस पे नहीं जाना, टांगों पे नहीं जाना, हाथों पे नहीं जाना, इसी आई के गिर्द हम घूमेंगे, ठीक है। ये आपका लेंस है, ठीक है। फेकोलिटिक ग्लाकोमा में आपका लेंस डैमेज होता है, ठीक है। अब ये लेंस जो है ये मैच्योरिटी की वजह से भी डैमेज हो सकता है। जब बहुत हाइपर मैच्योर कैटरेक्ट होते हैं ना, तो ये खुद कभी कभी बर्स्ट हो जाते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं। इसका कैप्सूल या इसके जो वो है ना लेयर, ये तो इससे मटेरियल्स आ जाते हैं, और वो मटेरियल डिफरेंट प्रोटीन्स या डिफरेंट जो कंटेंट्स है वो इस एंगल को ब्लॉक करता है। दूसरी एक बात याद रखें कि ये जो लेंस है ना, इससे अगर कोई मटेरियल निकलता है तो आपका इम्यून सिस्टम उस मटेरियल को फौरन बॉडी समझेगा, कोई बैक्टीरिया समझेगा, क्योंकि डेवलपमेंट में ऐसा है कि डेवलपमेंट में आपके जो इम्यून सिस्टम की डेवलपमेंट होती है तो सारी चीज़ों का एक्सपोजर होता है इम्यून सिस्टम के साथ, लेंस के मटेरियल का नहीं होता इंटरनली, ठीक है। तो जब ये स्प्लिट होता है या इससे कोई इनके प्रोटीन्स इस तरह रिलीज होते हैं तो आपका जो इम्यून सिस्टम है उनको ये समझ आता है कि ये कोई फॉरेन बॉडी है, ठीक है। इसीलिए इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन शुरू हो जाता है, ठीक है। और उस इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन की वजह से एंगल ब्लॉक होता है, या जो प्रोटीन्स इससे रिलीज हुए हैं वो प्रोटीन भी इस एंगल को ब्लॉक कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में मैं साथ साथ आपको ट्रीटमेंट इसीलिए बताऊंगा क्योंकि फाइनल में आपके ही बुक में ये लिखा है कि सेकेंडरी ग्लाकोमा की ट्रीटमेंट इज द ट्रीटमेंट ऑफ द काज, जिस काज की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये आपको लग रहा है कि ये जो लेंस है यहाँ से जो मटेरियल है ये आपके ग्लाकोमा को डेवलप कर सकते हैं, तो आपने कैटरेक्ट सर्जरी करनी है पेशेंट्स की, ठीक है। एक और टॉपिक है उसको हम फेकोटॉक्सिक कहते हैं, ठीक है। फेकोलिटिक एंड फेकोटॉक्सिक में इतना फर्क नहीं। फेकोटॉक्सिक मीन इसके जो प्रोटीन्स है उसी को आपका इम्यून सिस्टम फौरन बॉडी समझ के इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस शुरू करता है। फेकोलिटिक में इनके जो प्रोटीन निकलते हैं वो यहाँ एंगल ब्लॉक करते हैं, ठीक है। लेंस से जो वो है वो निकलते हैं जिसके मटेरियल है, या लेंस में कौन से प्रोटीन्स है किसी को आता है?
क्रिस्टलीन प्रोटीन है कौन हिस्टडीन क्रिस्टलीन प्रोटीन आपने जिसका क्रिस्टलीन क्रिस्टलीन डी क्रिस्टलीन 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 अच्छा आप डी को घुसा रहे वैसे जानबूझ के क्या डीवीडी पर क्रिस्टलीन है ठीक है अच्छा ये जब पोस्ट ऑपरेटिव जो मतलब पीसी रप्चर हो जाए